Good morning, student. This is your direct text class. Good morning, my MCOM first semester student. और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्जाम बिल्कुल सर पर हैं, तो मैं एक ही उम्मीद करूंगी आप लोगों से कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। और क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो क्लास ज्वाइन करते ही नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। आप लोगों को क्लास ज्वाइन करनी चाहिए और आप लोगों को देखना चाहिए कि एग्जैक्टली आप लोगों के लिए क्या, आपके क्या हित में है, क्या हित में नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं आप लोग की डायरेक्ट टेक्स्ट क्लास। I'll give my short introduction. CS Nupur Arora, assistant professor in SDCC. ठीक है, चलिए इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में वी ऑलरेडी डिस्कस द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कैप का एसएससी, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हमेशा आप कमाएं और आप ही को मौका मिले टैक्स पे करने का। कई बार आप नहीं भी कमाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप कमाते हैं बट आपकी जगह पर आपके जो अदर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। जैसे अगर मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि कई बार हम लोगों ने इनकम अर्न किया बट वी आर नॉट एबल टू पे द टैक्स ऑन अवर इनकम, तो वी आर अपॉइंट अटॉर्नी ऑन बिहाफ ऑफ अस, क्योंकि मे बी हम लोगों को टैक्स पेमेंट के टाइम पर शायद मे बी हम यहाँ अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अपने अटॉर्नी यहाँ पर अपॉइंट कर कर जाते हैं, जिससे हमें किसी पेनल्टी या पनिशमेंट को बियर ना करना पड़े, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके साथ ही अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। ये भी मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया था, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव एसएससी वो पर्सन होता है, लेकिन इज अ पर्सन हु एक्ट एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनदर पर्सन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। The law relating to representative assessee is available under the income tax एक्ट, क्या कहते हैं, अंडर सेक्शन 161 ऑफ द कैप का, अंडर सेक्शन 1, ठीक है, एंड सब सेक्शन 1 एंड क्लॉज आई। Representative assessee are used while assessing a non-resident taxpayer under the provision of income tax law. बिल्कुल। देखिए, आप लोगों ने ना, आप लोगों को याद आता होगा कि जब हम लोग डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं तो डायरेक्ट टैक्स में ना प्रीवियस ईयर की एक्सेप्शंस आती हैं। कि नॉर्मली रूल तो ये है कि वेन एवर यू आर इन प्रीवियस ईयर, आप प्रीवियस ईयर में हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो पे करनी है असेसमेंट ईयर में, ये आपको पता है ये वाली बात। ठीक है, बट कई बार सम टाइम यू आर, इफ यू आर नॉट, क्या कहते हैं, अगर आप इंडिया में नहीं हैं, या फिर सिचुएशन ऐसी है कि आप नॉन रेजिडेंट एसएससी हैं, ठीक है, या फिर आप कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस कर रहे हैं, या अपने बिजनेस को किसी साल में डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, या आपने कोई टैक्स चुराने, किसी इनकम पर टैक्स चुराने की कोशिश की है, तो उस केस में जो प्रोविजन होता है ना कि प्रीवियस ईयर का टैक्स आपका असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल हो जाता है। प्रीवियस ईयर का टैक्स आपका, प्रीवियस ईयर की इनकम पर जो टैक्स होता है वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होता है, तो वो जो रूल है वो हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, वहां पर आपको प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे करना पड़ता है। ये कुछ हमारी क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसी के साथ ही मैं आपको बताती हूँ। जैसे उसमें सेक्शन 162 है, 172, यस 172, जिसमें आप लोगों को याद होगा कि एक नॉन रेजिडेंट पर्सन होता है। ठीक है, नॉन रेजिडेंट पर्सन होता है, एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन जो बेसिकली शिपिंग कंपनी से बिलोंग करता है, वो मे बी कंपनी भी हो सकती है और वो मे बी आपका कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, जो इंडिया में शिप लेकर आ रहे हैं। ठीक है, मान लिया अगर वो केवल अनलोडिंग कर रहे हैं और यहाँ से बिना लोडिंग के जा रहे हैं, तो दे आर डेफिनेटली नॉट गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कैप का इंडिया। वो उन्होंने कुछ भी इंडिया में रिसीव नहीं किया अगर वो इंडिया से कोई सामान नहीं लेकर जा रहे हैं। बट इफ अगर उन्होंने अनलोडिंग के बाद लोड भी किया, जैसे क्या कहते हैं, उन्होंने पैसेंजर्स को भी क्या कहते हैं बैठाया, नए पैसेंजर्स को इंडिया से लिया, ठीक है, क्या कहते हैं, या फिर जो लाइफ स्टॉक होते हैं या मटेरियल या गुड्स होती है, उनको उन्होंने यहाँ पर क्या किया, अनलोड किया, लोड किया, तो डेफिनेटली उनको इंडिया के अंदर जब वो यहाँ से डिपार्चर परमिशन लेते हैं, तो जितना उन्होंने यहाँ इंडिया में कमाया हुआ होता है उसके ऊपर उनको टैक्स पे कर कर जाना होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टैक्स पे कर कर जाना है, कोई बात नहीं है, बट स्टिल इसमें सबसे बड़ा जो आपके साथ माइनस पॉइंट आता है वो ये आता है कि आप लोगों को डिपार्चर परमिशन ही तब मिलेगा जब आप इंडिया में टैक्स पे करेंगे। बट कई बार हम लोग टैक्स पे करने की सिचुएशन में नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, आप लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। उस सिचुएशन में या तो आप टैक्स पे कर कर जाएं 30 दिन के अंदर अंदर, या फिर आप लोग 30 दिन के अंदर अगर टैक्स पे नहीं कर सकते हैं या आप सिचुएशन में नहीं है, तो यू कैन अपॉइंट योर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी ऑन बिहाफ ऑफ यू, कि जो 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, आपके बिहाफ पर टैक्स पे कर देगा, जो मे बी एक रेजिडेंट पर्सन हो सकता है जो इंडिया में रहता होता हो। ठीक है,
तो उस केस में आपको बिफोर 30 डेज डिपार्चर परमिशन मिल सकती है। आगे मेरी बात समझ में, वो इन्होंने यहाँ पर मेरे बच्चों क्या किया, एक्सप्लेन किया कि रिप्रेजेंटेटिव एसएससी जो बेसिकली खुद अपने आप में एसएससी ने, क्योंकि एसएससी का अगर हम वाकई में मतलब देखें, करदाता जो टैक्स पे करता है, क्लियर हो गया, ठीक है। पर करदाता हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा इनकम कमाने वाला ही पर्सन करदाता हो। करदाता कौन भी हो सकता है जिसने इनकम नहीं कमाई पर जो किसी और के बिहाफ पर क्या कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है। और नॉन रेजिडेंट के केस में ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, इन्होंने लिखा इफ एन एसएससी इज अनेबल टू और फेज टू कंप्लीट एन इनकम टैक्स, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट, द कंसर्न पर्सन परमिटेड टू एंटाइटल another person on behalf of SSC to complete the assessment. Some of the common reason for the appointment of representative SSC: taxpayer is not present in India, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, या taxpayer is an NRI या any other person. representative SSC तो हम लोग कंपनी के behalf पर नहीं क्या करते, आप लोगों को अपॉइंट करते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पे तो किसने कर, देखो मान के चलिए कि SSC इज अ कंपनी, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो डेफिनेटली उसको अपने बिहाफ पर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी अपॉइंट करना पड़ता है। और एनी पर्सन इज ऑप्टिंग टू बिकम ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी टेक्स अ लायबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनल टैक्स पेयर. इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द representative एसएससी to be in receipt of NRI income. For instance, the tax would be levied upon the representative SSC as the same tax that would be levied on the income of NRI. Further, if the representative SSC is related to different NRI, then SSC will be assessed for every NRI with whom is related. बिल्कुल सही बात है। जैसे आप लोग ने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि you can appoint proxy for the क्या for more than one person. The same in the case of कि आप representative SSC बन सकते हैं एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए, ठीक है। Who can be an agent of non-resident Indian? Any person. लिखा हुआ इन्होंने कि non-resident Indian may be assessed directly or through an agent. ठीक है, the representative SSC means in respect of the income of non-resident and agent, including the person who is treated as an agent. Agent of non-resident Indian, according to provision of sections 160, include any person in India who is employed by on behalf of the non-resident Indian. बिल्कुल सही बात है। नॉन एजेंट कौन होगा? जो जिसको नॉन रेजिडेंट क्या कहते हैं, क्या जॉब दे रखी है, या जिसका बिजनेस कनेक्शन उसके साथ है। मान के चले कि जैसे इसका एग्जांपल, कोई रेजिडेंट पर्सन है जिसने नॉन रेजिडेंट के साथ कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करनी है। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन में उसके सामने सबसे ज्यादा सिचुएशन ये आएगी कि अब वो तो जब दोनों मिलकर पैसा कमा रहे हैं इंडिया के अंदर, तो वो तो बाहर से स्पेशली इंडिया में टैक्स पे करने नहीं आएगा। तो उस केस में वो जो सारी लायबिलिटी है दोनों के बिहाफ पर, वो जो रेजिडेंट पर्सन है जो इंडिया में रह रहा है, उसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, आपका डाल दिया जाएगा। जैसे कि बिजनेस कनेक्शन आप लोगों ने सेक्शन 9 के अंदर पढ़े हैं, ठीक है, जब हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली कि किस किस बंदे को इंडिया में टैक्स पे करना होता है, and from or through whom the non-resident is in receipt of any income, whether directly or indirectly, and who is a trustee of the क्या आपका non-resident. बिल्कुल सही बात है, या non-resident को कोई trustee यहाँ पर क्या हुआ है, अपॉइंट हुआ है। And also include any other person who has acquired by means of transfer of capital asset in India, and no person is to be treated as an agent of non-resident Indian unless he has had an opportunity of being a advising officer to his assisted liability to be treated as such. As non-resident Indian may also appoint an authorized representative to act as his agent. Such an agent would also be entitled to be file an income tax return for and on his behalf. बिल्कुल सही बात है। जो रिप्रेजेंटेटिव आपका एजेंट होता है ना, ठीक है, वो ना केवल क्या करता है, टैक्स पे करता है, बल्कि उसके बिहाफ पर जो रेजिडेंट होता है, उसके भी नॉन रेजिडेंट होता है, उसके बिहाफ पर वो रिटर्न भी क्या करता है, फाइल करता है। तो वही कहना कि इनकम टैक्स का रिफंड लेने की, और रिफंड ना केवल रिटर्न फाइल करता है, और अगर उसमें उसने फालतू टैक्स पे कर दिया होता है तो वो टैक्स को भी क्या करता है, अपना सेटल करता है। या इनकम टैक्स एंड कैरी ऑन अदर फॉर्मेलिटीज इन द मैटर ऑफ क्या आपका इनकम टैक्स। तो वो मेरे बच्चों इन्होंने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन किया कि किस तरह से कौन बंदा कैसे कैसे करता है। बल्कि इसमें एक और प्रोविजन है जिसका मैं आज आप लोगों को मतलब पीपीटी नहीं दे पाई, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि चार्जेस ऑफ टैक्स वेयर शेयर्स और बेनिफिशरीज अननोन, ठीक है। इफ द कोर्ट ऑफ वार्ड, अब जैसे इसका एग्जाम्पल, जब हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली जो शेयर और बेनिफिशरी अगर वो अननोन है, तो ऑफिशियल ट्रस्टी और रिसीवर और मैनेजर ट्रस्टी अपॉइंटेड, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे मान के चले कि हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो अननोन है, जो हमें नहीं पता चली, तो उसको जिसने क्या किया, ऑप्ट किया, क्योंकि मोस्टली उसको गवर्नमेंट ही करती है, तो उसका रिसीवर जिसको अपॉइंट किया जाता है वो उसके बिहाफ पर क्या करता है, टैक्स पे करता है उस प्रॉपर्टी पर, ठीक है। और सेम इन केस ऑफ क्या आपका सेम इन केस ऑफ, एक मिनट, जैसा कि देखिए इन्होंने बताया
कि बट क्या कहते हैं, पार्ट देयर ऑफ रिसीवेबल आर indeterminate or the cap का unknown, the tax shall be charged on the cap का relevant income or part thereof at maximum marginal rate। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब हमें बेनिफिशियरी नहीं पता होगा कि वो क्या पर्सन है तो उस पर क्या टैक्स लगेगा, कैसे लगेगा, वी नेवर नो। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो अकॉर्डिंग टू पर्सन टैक्स लगाते हैं कि वो अगर कंपनी है तो इतना लगेगा, अगर वो इंडिविजुअल है तो इतना लगेगा। ठीक है, बट अंडर द फॉलोइंग circumstances इज relevant income part thereof shall be charged as an association of person, none of the beneficiary has any other income chargeable of tax under this act exceeding the cap का maximum amount not chargeable to tax, and the irrelevant income or part thereof is receivable under a trust created by any person by will, and thus a trust is only trust so declared by him। ठीक है, एंड द रेलिवेंट इनकम पार्ट देयरऑफ इज रिसीवेबल अंडर अ ट्रस्ट क्रिएटेड 1 मार्च 1970 व्हेन नॉन टेस्टिमोनिटरी इंस्ट्रूमेंट, जो बेटा बिल के अलावा जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उनके ऊपर क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। तो ये सब इन्होंने बेटा एक्सप्लेन किया किसके हिसाब से, 164 के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए बेटा हम लोगों का क्या हो चुका है, टाइम हो चुका है, तो हम लोग अब इतना ही खत्म करते हैं और वी विल डिस्कस इन द क्या आपका योर जूम मीटिंग। ठीक है, चलिए ओके बाय बच्चों, टेक केयर।